हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपके साथ एक नए लेक्चर और नए सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपसे एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया भी था, मैंने बोला भी था कि आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आ रहा हूँ। और बहुत जल्द कंटिन्यू मैं आपके साथ यहाँ पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो तो चलेगी ही, और आपके साथ एक नया सब्जेक्ट और आप मेरे साथ पढ़ेंगे जो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जिक्र करेंगे। हम यहाँ से प्राचीन इतिहास की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता तो मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, बहुत पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। जिसमें आज हम आपके लिए जो लेकर के आए, ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। और जिसमें हम लोग आपको पहले मैं बताऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसकी तो हम बातें करेंगे। यहाँ मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ, आज हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा देखेंगे। और एक बात बता दूँ वो भी स्टूडेंट के सर एंशिएंट हिस्ट्री किस किस पार्ट में, मतलब कि कौन कौन से पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मेंस के लिए रहेगा, क्या प्री के लिए रहेगा, क्या जो स्टेट सिविल सर्विस है या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स हैं या यूपीएससी, मैं आपको ये बता दूं जिन स्टूडेंटों के डाउट होंगे तो ये आपका यूपीएससी और एमपीपीएससी और जितने भी स्टेट सिविल सर्विस हैं और वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे आपका प्री का एग्जाम्स हो चाहे मेंस हो, मैं यहाँ सारा कवर करके चलूँगा। बहुत डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हर एक सब्जेक्ट में चाहे आपको कम मतलब दूं यहाँ पे लेक्चर, चाहे 2 दिन में एक लेक्चर प्रोवाइड करूँ या 3 दिन में, लेकिन जो भी दूंगा यहाँ पे वो बहुत बेटर दूंगा, बेटर बेस्ट देने वाला हूँ आपको यहाँ, और बहुत अच्छा देने वाला हूँ। कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा, जो मेरे ने अपने गुरुजनों से उस्तादों से सीखा है वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और आज हम आपके लिए ये लेकर के आए, जिस प्रकार आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू अपना सपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपना कंटिन्यू प्यार बना के रखिए। तो ये देखिए मैं आपके साथ यहाँ मैं एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, ये देखिए मैं स्पेशल लिखा भी हूँ कि आपका यूपीएससी एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए ये तो रहेगा। बाकी जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, चाहे वो आपका मतलब असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे आपका सीडीएस हो, एनडीओ हो और आपका एपकैट का हो, या फिर और भी अदर एग्जाम है, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे स्टेट फॉरेस्ट रेंजर की जॉब हो, और या फिर आपका मतलब यहाँ पे जो और भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, एसएससी हो, बैंक हो, जितने भी एग्जामों में एंशिएंट हिस्ट्री मतलब जीएस का पार्ट आता है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका पार्ट है, इंक्लूड है, उन सब एग्जामों में काम आएगा। तो ये देखिए मेरे साथ, मैं आपके साथ सिलेबस कर रहा हूँ डिस्कस। यहाँ मैंने लिखा है कि हम सबसे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसको हम दूसरा नाम इसको मैं बता दूं, इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं हम इसको। तो ये डिस्कस करेंगे, इसमें हम तीनों सब चीजें पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को मैं बता दूं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। जब सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई, सबसे पहले जो उसको औजार जो मिले थे, वो औजार किसके? पत्थरों के उसने औजार बनाए थे, या फिर मतलब यूज करता था लकड़ी के या पत्थरों के औजार, या फिर जानवरों के दांत जो थे, जैसे हाथी के दांत या और भी बड़े दांत, तो उन चीज़ों से शिकार करता था। इस प्रकार के भी कोई धातु तो इनका ज्ञान था नहीं, तो ऐसी चीज़ों का इनने स्पेशल स्टार्टिंग में यूज किया। तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और ताम्र पाषाण काल में देखेंगे हम इन चीज़ों को, जिसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मतलब कि नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। अभी तक का आ जाएगा हमारा, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी जब मतलब आग की उत्पत्ति हो जाती है और मानव यहाँ पे घर या बस्तियाँ बना के रहने लगते हैं, पशुपालन करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। फिर यहाँ पे लोग शब्द हो जाएंगे। इसी में हम पढ़ेंगे आपका जो ताम्र पाषाण काल बोला है, और इसमें एक और पीरियड जो बोला कांस्ययुगीन सभ्यता मतलब कांसा का पीरियड भी पढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अगर देखूँ तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है तो मेरे साथ लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। तो प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इस वाले पार्ट को। अब मैं आता हूँ हड़प्पा। हड़प्पा को हड़प्पा ही बोलेंगे इंग्लिश में, हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब जब इस पीरियड से लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग क्या हो गए थे? यहाँ पे लोग सब हो गए थे, सिविलाइज्ड हो गए थे, घर बना करके रहने लगे थे, जो झोपड़ियाँ बनाते थे, पशुपालन करने लगे थे, कृषि करने लगे थे, व्यापार भी करने लगे थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो हड़प्पा की हम बात करेंगे। हड़प्पा में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक एक हम जितने भी ओल्ड पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसमें मिस्र की सभ्यता है और आपकी मतलब सुमेरिया सभ्यता है, या मतलब कि और आपकी इसमें आ जाएगी दजला फरात वाली सभ्यता। ये सब सभ्यताएं हम डिस्कस करेंगे सिविलाइजेशन में पूरी। फिर आएंगे हड़प्पा के बाद। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये पूरी कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी।
मतलब ये यहाँ पे जो शहर था, यह शहर के रूप में विकसित हो गया था। अब बात करता हूँ वैदिक। तो वैदिक जो थी ग्रामीण थी। तो याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लेता है, ग्रामीण सभ्यता और वैदिक। तो हड़प्पा के लोग कैसे निवास करते थे? ये लोग पकी हुई ईंटों के घर बना करके रहने लगे थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि उस समय का ये बोलो मुंबई और दिल्ली जैसी सिटी ये लोग बना कर रहने लगे थे, अच्छे खासे डेवलप्ड हो गए थे लोग। हर एक चीज़ की जानकारी जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप देखना कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। उसी प्रकार अगर वैदिक काल की बात करूं, यहाँ पे वैदिक काल में इन लोगों को पढ़ना लिखना तो आ गया था, लेकिन इनकी जो सभ्यता थी, ज़्यादातर लोग निवास करते थे, वो गांव में निवास करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग्वेद में स्पेशल हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, ऋग्वेद में क्या स्पेशल हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर वैदिक में हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो ऋग्वेद के बाद 3 वेद और लिखे, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कर्मकांड, बहुत ज़्यादा आडंबर, बहुत ज़्यादा क्या अंधविश्वास वाली चीज़ें यहाँ पे आने लगी थी। इसी चीज़ को लेकर के बौद्ध धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का उदय। तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और जैन धर्म पढ़ेंगे। ये चीज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे फिर धीरे धीरे जो यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे ये सब कबीला का सिस्टम था, लोग कबीले में रहते थे, जिनको हम जन के नाम से जानते हैं इनकी भाषा में। आज के प्रेजेंट के हिसाब से बोलो डिस्ट्रिक्ट, और उनको हम राजा या राजन के नाम से जानते थे, राजा कहते थे। धीरे धीरे जब बहुत सारे कबीले मिलकर के या बहुत सारे जन मिलकर के, जन मतलब हो गया एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला, तो बहुत सारे जन मिलकर के एक क्या बनाया, महाजनपद। तो महाजनपद बनाया। तो इन जनपदों में 16 महाजनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत एक एक चीज़ को हम डिस्कस के साथ भी पढ़ेंगे। तो 16 महाजनपदों में इसकी चर्चा बौद्ध धर्म के निकाय है आगुंतर निकाय। इसमें बता दूं, बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है आगुंतर निकाय। क्या है? आगुंतर निकाय। तो आगुंतर निकाय में इसकी चर्चा की गई है, किसमें? 16 महाजनपदों की। किसकी? 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो हम एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे कि 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ की गई है, तो आगुंतर निकाय में। ये भी हम एक देखें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शहर या जो भी महाजनपद बनकर आता है वो आता है मगध। यही मगध के बारे में हमें जानना, यहीं से पूरी की पूरी इंडिया की जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास यहीं पर, क्योंकि जो भी पावरफुल किंग हुए हैं मगध ही, इन सारे के सारे जो भी रहेंगे ये महाजनपद रहेंगे, बड़े बड़े जो राजा रहेंगे, कंट्रोल करेगा। तो मगध जो एक कह लो सेंट्रल पावर के रूप में काम करेगा, बाकी सब एक स्टेट के रूप में काम करेंगे। बात करता हूँ विदेशी आक्रमणकारी पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण आए। सबसे पहले ईरानी आए, ईरानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी यहाँ पे आक्रमणकारी आए या अटैकर आए उनके बारे में देखेंगे। उसी टाइम पीरियड में एक एम्पायर आता है मौर्य, आपने ये जानते हो बहुत, चंद्रगुप्त मौर्य, और नाम सुना होगा चाणक्य का। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था और उसने जाके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी टाइम पीरियड में सिकंदर का आक्रमण होता है। तो ये यूनानी आक्रमण भी पढ़ेंगे, ये भी विदेशी आक्रमण में आएगा। फिर हम शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी, कंड डायनेस्टी और सातवाहन वंश, तो ये सारे के सारे डायनेस्टी, ये सारे वंश पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूँ यहीं पे इसी मौर्य वंश का एक बहुत प्रतापी, मौर्य साम्राज्य में एक बहुत ही प्रतापी, बहुत ही पावरफुल किंग था जिसका नाम जानते हैं अशोक के नाम से। तो हाँ, ग्रेटर अशोका के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कलिंग की चर्चा की गई और कलिंग के साथ इसका युद्ध होता है। तो कलिंग को पढ़ेंगे। बाकाटक वंश पढ़ेंगे। बाकाटक वंश जो था साउथ में था। अभी आपको पता है जो बाकाटक वंश के जो राजा थे, यहाँ पे मैंने नाम भी बताया था, रुद्रेश्वर किंग थे एक बाकाटक। अभी साउथ में एक मंदिर मिला है, रमप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। तो उन्हीं के शासन पे, उन्हीं के काल में ये मंदिर बनवाया गया था। और जो यहाँ पे जो इनका जो एक सेनापति था जिनका नाम था रुद्रेश्वर रमप्पा, तो उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा है। और जो अभी तेलंगाना में खोजा गया है, मतलब है तो वो अभी खोजा गया, वो तो बना तो पहले से है। मतलब इसको यूनेस्को ने अभी इसको 39वां यूनेस्को हेरिटेज के में इसको नंबर दे दिया है। तो कौन सा 39वां इसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो बाकाटक वंश को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसका रुद्रेश्वर मंदिर जो इसके टाइम पीरियड में बनाया गया था वो अभी करंट अफेयर में, तो ये भी चीज़ हम डिटेल से देखेंगे। विदेशी उत्तराधिकारियों में, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनके यहाँ पे उत्तराधिकार देखो, ज़्यादातर सभी को इंडिया आना पसंद था, ज़्यादातर लोग इंडिया आए क्योंकि इंडिया में बात ही ऐसी थी। क्या क्या चीज़ें थी, एक सारी चीज़ें हम जानेंगे। हिंद यवन पढ़ेंगे। शक आक्रमणकारी पार्थियन पहला पढ़ेंगे। कुषाण वंश, ये कुषाण वंश वही है जिसका शासक कौन था, सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे, कुषाण वंश का शासक था। बिम कैडफिसस और कुजुल कैडफिसस इसके वंशज थे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट आएगा हमारा गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्ताज पीरियड मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त है आपका, और श्रीगुप्त ने इसकी मतलब नींव डाली थी, इसकी जो श्रीगुप्त इसके फाउंडर हैं गुप्त काल के। फिर इसी में आपका रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट किंग हैं सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर गुप्त काल का प्रशासन जानेंगे, जानने के बाद फिर गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल पर जानेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंट किंग हुआ है जो कन्नौज के पीरियड, कन्नौज जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश में आता है, कानपुर के आगे, तो उस एरिया के बारे में हम अच्छी तरह से हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के शासन मतलब इसी के दरबार में, इसी के कोर्ट में एक बहुत फेमस कवि था बाण भट्ट, ठीक है, जिसने हर्ष चरित्र, हर्ष करेक्टर के ऊपर इसकी बुक भी लिखी है, तो उसके बारे में जानेंगे, तो इसका पीरियड पढ़ेंगे। अगली बात करूँ हम राष्ट्रकूट जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार जानेंगे, पाल वंश जानेंगे। यहीं से ये बोल लो, ये यहाँ से प्राचीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास कि क्या है ये दोनों। तो यहाँ पे जो त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है ना, ट्राई स्ट्रगल, मतलब ये क्या होते हैं कि अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ये इंडिया में जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं की तरफ एक एक कोना पकड़े हुए थे, मतलब एक एक हिस्से पे राज कर रहे थे, अपना यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रहे थे। और तीनों को लेकर के, एरिया को लेकर के जब एक दूसरे के एरिया बढ़ने लगे, इनका विस्तार क्षेत्रफल का होने लगा, इनके राज्य का प्रशासन जब बढ़ने लगा, तो तीनों में एक संघर्ष हो जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। हो इसी के बाद यहीं पे आपको, इसलिए इसको प्राचीन और मध्यकाल इतिहास को, इसको क्या बीच की कड़ी माना जाता है। तो जो गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश है, पाल है, ये तीनों क्या है, बीच की कड़ी है। इतिहास और मध्यकालीन की क्या है, बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी क्या है, बीच की कड़ी का काम करते हैं, मतलब एक जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम कौन करते हैं, इस त्रिकोणीय संघर्ष। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका मध्यकालीन इतिहास, मतलब मिडेवल हिस्ट्री, यहीं से स्टार्ट होगा। यहीं पे हम मोहम्मद बिन कासिम जो फर्स्ट अरेबियन था, मतलब अटैकर था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर यहीं पे इसके बाद आगे हम जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका आएगा मतलब महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ऐसे जाके दिल्ली सल्तनत, तो फिर जाके आगे वो मिडेवल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें देख लें, इसमें हम कुछ भी जो अलग स्टेट थे, जैसे कन्नौज का गढ़वाल वंश पढ़ेंगे, दिल्ली के चौहान वंश, इसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह सब आएंगे। मध्य प्रदेश के चंदेल अंदेल वगैरह हैं, परमारवी, चालुक्य, पाल, सैन और हिंदू शाही राजवंश, से सब के बारे में पढ़ें। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत के राजवंशों की, दक्षिण भारत में कौन कौन सी डायनेस्टियां थी, कौन कौन से किंग थे जो रूल कर रहे थे, तो बातापी और बादामी के चालुक्य एक वंश है, चालुक्य डायनेस्टी है, तो इनको ये लिखा ना चालुक्य। तो ये बातापी बादामी, क्योंकि अलग अलग नाम से इन पर जानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को इन टॉपिकों में बहुत डाउट रहता है कि सर ये है क्या बातापी बादामी, नहीं, तो इसको हम बहुत डिटेल के डिस्कस करेंगे। पल्लव पढ़ेंगे, चालुक्य पढ़ेंगे, पांड्य पढ़ेंगे, चोल वंश पढ़ेंगे। ऐसे करके एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है इस प्रकार से कवर हो जाएगा। और इसका जो आर्ट एंड कल्चर आएगा, जो भी इसमें जिस प्रकार से मंदिर बनाए गए या जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य किए गए कला और संस्कृति को लेकर के, तो उसका भी मैं एक अलग से यहाँ पे चीज़ें बता दूंगा, वो भी पढ़ा दूंगा। तो ये देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से नोट्स बनाना, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखते जाना है मेरे साथ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ यहाँ पे मेहनत करनी है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू मेरे साथ रहोगे, प्यार रहेगा, तो जिस प्रकार से आपका रिस्पांस रहेगा उसी प्रकार से मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगा। तो ये हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस, और आप मेरे साथ कंटिन्यू मतलब कि अपना मुझे प्यार देते रहिएगा। और रहा ये, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो फिर हम मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का ये था आपका सिलेबस का लेक्चर। एंशिएंट हिस्ट्री के पहले टॉपिक में प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री में, और इसमें हम बहुत डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो पाता है कि हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है। तो हम मिलते हैं इसके प्रागैतिहासिक काल के लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।